चलिए हम लोग ऐतिहासिक स्रोत देख रहे थे, है ना, एनसीईआरटी महेश कुमार बर्णवाल सीरीज में, है ना। और हमने देखा कि भाई जो इतिहास है उसको जानने के स्रोत कितने प्रकार के हैं, है ना, कौन कौन से हैं, और उनमें हमने पुरातत्व स्रोतों के बारे में क्या की थी, चर्चा की थी। ठीक है, और हमने देखा था कि भाई क्या क्या सोर्सेज हैं, और उनमें हम अभिलेख देख रहे थे, है ना, क्या देख रहे थे, अभिलेख देख रहे थे, है ना। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा कि देखो, ऐतिहासिक स्रोत दो तरह के हो सकते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। जहां पर पुरातात्विक स्रोत जो है ना, ठीक है, उनमें हम क्या देखते हैं, अभिलेख देखते हैं, सिक्के देखते हैं, मुहरे देखते हैं, स्मारक भवन, है ना, मूर्तियां, वस्तुएं, बर्तन, ये सब चीजें आती हैं, है ना। सिक्के, सिक्कों का जो अध्ययन है उसको न्यूमैथमेटिक्स कहा जाता है ना, ठीक है। सबसे पहले जो सिक्के आए इतिहास में, प्रारंभिक सिक्के, वो कैसे थे, आहत सिक्के थे, है ना, पंचमार्क सिक्के कहते थे इनको, है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रेशराइज्ड, किसी हथौड़े द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा पंच करके क्या उकेरे जाते थे, है ना। फिर उसके बाद सिक्कों में तिथियों का लिखने का प्रचलन हुआ, सिक्कों में राजा रानियों के चित्रण का प्रचलन हुआ, है ना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आई, सिक्के में धातुओं में भी परिवर्तन हुआ, उनसे बनने वाली वस्तु यानी जिससे सिक्के बनते हैं उनमें भी परिवर्तन हुआ। सबसे पहले चांदी के सिक्के हमको देखने को मिलते थे, है ना। उससे पहले मुहरे जब देखते थे तो टैल के बने होते थे, तो चांदी, तांबा, है ना, शुरू में इन सिक्कों का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद धीरे से, है ना, स्वर्ण सिक्के देखने को मिले। तो सिक्कों में हमने देखा था कि भाई सर्वप्रथम यूनानियों ने जो है सिक्कों में लेख उत्कीर्ण कराए थे, है ना, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने जारी किए, सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के, है ना, किसने जारी किए, कुषाणों ने जारी किए, जबकि स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम जारी किए यूनानियों ने। ठीक है, ठीक। तो इन सब चीजों के बारे में हमने देखा था, है ना। ठीक, शीशे के सिक्के सातवाहनों ने जारी की, इन्होंने भूमिदान की परंपरा भी चालू की थी सातवाहन शासकों ने, ठीक है। उसके बाद हम अभिलेख देख रहे थे, और अभिलेखों में हम यहाँ पर पहुंचे थे, है ना, कि भाई अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। जबकि जो अभिलेखों के तिथि का अध्ययन जो है उसे पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है, कैलियोग्राफी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। फिर हम एक एक करके महत्वपूर्ण जो अभिलेख है उनके बारे में देखेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिलेख आपको बता दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण अभिलेख और वो किस शासक से संबंधित है ये दिखा दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा जो अभिलेख यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये कहाँ है जी, उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। उड़ीसा में, है ना, खारवेल शासक था, है ना, कलिंग जिसे कहा जाता है। उड़ीसा को पहले क्या कहा जाता था, कलिंग कहा जाता, क्या कहा जाता था, कलिंग। उड़ीसा को क्या कहा जाता था, कलिंग कहा जाता। और इस कलिंग क्षेत्र के शासक जो थे, है ना, महामेघ वाहन वंश का, है ना, या कई बार इसे चेदी वंश का कहा गया है, खारवेल, है ना, ठीक है। तो खारवेल जो है यहाँ का शासक था। खारवेल ने, है ना, एक उदयगिरी की पहाड़ियों में, है ना, उदयगिरी की पहाड़ी है ना, वहां पर, ठीक है, वहां पर लेख उत्कीर्ण करवाए, ठीक है। क्या लेख उत्कीर्ण करवाए गुफा में, उस गुफा को कहा गया हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या कहा गया उस गुफा को, और उस अभिलेख को हाथी गुम्फा अभिलेख कहा गया। विशेष क्या है इस हाथी गुफा अभिलेख के बारे में, कि पहली बार भारतवर्ष जो शब्द है, भारतवर्ष जो शब्द है, इस देश के बारे में, इस देश का जो नाम भारतवर्ष है, पहली बार अभिलेखी साक्ष्य जो है, क्या, अभिलेखी साक्ष्य। आपको क्वेश्चन पूछा कि बताइए भाई, भारतवर्ष शब्द इस देश के लिए, है ना, प्रथम बार, है ना,
अभिलेखी साक्ष्य कहाँ हमें देखने को मिलता है या कहाँ वर्णन है? तो क्या हो जाएगा जी? हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में। उसके नेक्स्ट है एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति या एहोल जो अभिलेख है ना, ये किसका है? रवि कीर्ति का एक्चुअल में। इसका राइटर जो है वो है रवि कीर्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन है राइटर? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो है ये शासक था चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय। चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय जो है ना, इस ये पैरेलल शासन कर रहा था, है ना, किसके? हर्षवर्धन के। है ना, किसके शासन कर रहा था? पैरेलल हर्षवर्धन के शासन कर रहा था। हर्षवर्धन कौन था? पुष्यभूति वंश का शासक था। कौन था? पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक है, तो आगे आप पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में। तो हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासन कर रहा था, वो दक्षिण भारत की ओर बढ़ना चाहता था और नर्मदा नदी के तट पर वो पहुंच चुका था। तभी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय पहुंचता है और वो वहां पर उनका युद्ध होता है और उसको किसको? हर्ष को पराजित कर देता है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। है ना, और इस तरह वह उसको दक्षिण भारत बढ़ने से रोक देता है और यहीं पर उसने दक्षिण के रक्षक की उपाधि ली। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। है ना, और उसके बाद उसका जो दरबारी कवि था जिसका नाम था रवि कीर्ति। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति। उस रवि कीर्ति ने ना, है ना, इस सब का वर्णन एक प्रशस्ति में किया, है ना, जिसका नाम था एहोल प्रशस्ति। क्या? एहोल प्रशस्ति इसे कहा जाता है। तो अगर रचनाकार पूछे तुमको क्वेश्चंस में, पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, तो रवि कीर्ति है। लेकिन एहोल प्रशस्ति किसके बारे में है? एक्चुअल में ये पुलकेशियन द्वितीय के बारे में है, जो चालुक्य नरेश नरेश था, ये चालुक्य शासक था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि किस कवि ने अपनी तुलना कालिदास से की है ना? ठीक है, तो रवि कीर्ति ही वो राइटर था जिसने अपनी स्वयं की तुलना कालिदास से की थी इसी एहोल प्रशस्ति में। ठीक है, क्लियर है? आगे और देखेंगे इसके बारे में। समझ में आ रहा है बात? तो एहोल प्रशस्ति किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है ना, राइटर इसके रवि कीर्ति है। नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है ये चालुक्य शासक, है ना, चालुक्य शासकों का ही है। और एक चालुक्य शासिका थी गौतमी बलश्री। है ना, कौन? गौतमी बलश्री। तो गौतमी जो बलश्री है ना, ठीक है, तो गौतमी बलश्री जो है ये कौन है? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की माता है। ठीक है, किसकी माता है? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। है ना, सॉरी मैं चालुक्य बोल दिया क्या? ये याद रखिएगा, ये सातवाहन वंश के है ना। सातवाहन वंश की शासिका है कौन? गौतमी पुत्र गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री का पुत्र होता है गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। है ना, कौन? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। ठीक है, क्लियर है? तो ये नासिक अभिलेख जो है ना, नासिक अभिलेख, नासिक का है महाराष्ट्र में है जी। है ना, तो गौतमी बलश्री जो है इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था कौन सा? नासिक अभिलेख। ठीक है, क्लियर? हो गया? चलो आगे बढ़े। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है शक शासक थे, है ना, वैदेशिक शासक, है ना, दक्षिण पश्चिम एशिया के शासक थे, है ना, शक। है ना, ये बेसिकली ये सब कहाँ से ओरिजिन होते हैं? चाइना से होते हैं शक, है ना, कुषाण, ये सब उसी समय के हैं। तो ये शक शासक था कौन? आपका रुद्रदमन। रुद्रदामन जो था ये शक शासक था, है ना, और बाद में इंडियन कल्चर से बहुत प्रभावित हुआ, है ना, और क्षत्रप था ये। क्षत्रप मैंने समझना, शक जब यहाँ पर आक्रमण करते हैं, है ना, क्या शक यहाँ पर जब आक्रमण करते हैं
तो देखो शक जब इन्होंने आक्रमण किया तो ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए, और ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए, है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों पर इन्होंने किसके माध्यम से राज किए, गवर्नर्स के माध्यम से राज किए, है ना। क्या, गवर्नर्स, राज्यपाल, है ना। ठीक है, राज्यपाल कौन होता है, एक तरह से प्रतिनिधि है केंद्र का, है ना, राज्यों में। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, ऐसे ही शकों ने भी शासन किया, और जब उस समय राज्यपाल यह शब्द नहीं था, तो शब्द यूज किया जाता था छत्रप। क्या, छत्रप, है ना। और इससे संबंधित हम एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, छत्र प्रणाली। छत्र प्रणाली की शुरुआत किसने की, है ना। ठीक है, तो इस छत्र प्रणाली क्या है कि गवर्नर्स के माध्यम से जब आप शासन करते हैं क्षेत्रों पर, है ना, राजा एक होता है, राजा अलग चीज है, छत्रप अलग चीज है। तो शक शासक जो रुद्रदामन था एक छत्रप शासक था, ना कि वो स्वयं में क्या था, महाराजा या राजा था। ठीक है, तो शक जो छत्रप था रुद्रदामन, उसने ना गुजरात में एक क्षेत्र है, गुजरात में क्षेत्र है जूनागढ़, है ना। क्या है, जूनागढ़। आप बाद में इसको एक रियासत के रूप में भी पढ़ेंगे। तो जूनागढ़ में, है ना, इसने क्या किया, एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। ठीक, क्या करवाया, एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, है ना, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात। फिर उसके बाद आपका है प्रयाग स्तंभ लेख, या प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख जो है ना, ये उत्कीर्ण करवाया था किसने, समुद्रगुप्त ने, है ना। समुद्रगुप्त ने इसको उत्कीर्ण करवाया था, है ना। ये शासक था समुद्रगुप्त, और उसने अपने विजय अभियानों का वर्णन इसमें किया है ना। किसने, समुद्रगुप्त ने। लेकिन इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, इसको यानी लिखने वाला कौन है, तो इसको लिखने वाला जो है वो है हरिसेन, है ना। क्या, हरिसेन। हरिसेन उसका दरबारी कवि था। कौन, हरिसेन, किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है, क्लियर। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति ऐसा आप सुनते हैं, है ना। प्रयाग प्रशस्ति के जगह हम कई बार इलाहाबाद प्रशस्ति का वर्णन भी हमको देखने को मिलता ठीक है, या इसको इलाहाबाद किला अभिलेख भी कह देते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। प्राग स्तंभलेख किसका है, समुद्रगुप्त का है। ठीक, फिर है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश मालवा नरेश यशोवर्मन का है। कौन सा, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर उसके बाद ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर जो अभिलेख है ये किसका है, राजा भोज का है ना। प्रतिहार शासक थे, याद रखना कौन थे, प्रतिहार वंश के शासक थे तो भोज, है ना। इन्होंने ही किसकी, भोपाल की स्थापना की थी, है ना। भोज नगरी कहा जाता है उसे, है ना। ठीक है, और वहां पर भोजशाला की स्थापना की राजा भोज ने, है ना। भोज ताल की स्थापना की, आज जिसे जो जो बड़ा सा तालाब है ना, जलाशय है कहाँ, भोपाल में, उसकी स्थापना की थी राजा भोज ने। फिर है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है ये बंगाल के शासक थे, सेन वंशी शासक विजय सेन। ठीक, कौन, सेन वंशी शासक विजय सेन। ठीक है, तो उनका है यह कौन, देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, क्लियर है। चलो, फिर उसके बाद इसी में आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नासिक गुहा अभिलेख है। नासिक जो अभिलेख है ना। ठीक है, क्या, नासिक अभिलेख ये गौतमी पुत्र बलश्री का है। किसका है, गौतमी पुत्र बलश्री का यानी उत्कीर्णकर्ता कौन है, गौतमी पुत्र बलश्री है ना। अच्छा, अब बात आती कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी कौन है ना। क्या, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी
कौन है? तो ये सातवाहन शासक थे, वशिष्ठी पुत्र बलश्री, है ना, के पति थे, है ना, ठीक है। क्या? गौतमी पुत्र बलश्री के पति थे। तो इनकी क्या होती है ना, एक्चुअल में कम आयु में मृत्यु हो जाती है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की, है ना, ठीक है। तो उनके काल की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन उन्होंने, है ना, उनकी पत्नी गौतमी पुत्र बलश्री ने इसमें किया है, नासिक गुहा अभिलेख में किया है। अब देखो, इसके बाद प्रश्न आता है कि भाई, है ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो धार्मिक सहिष्णुता, कल्चर, इस सब के बारे में वर्णन है ना, क्लियर है? हो गया। अब देखो आगे, समुद्र के प्रयाग स्तंभ के बारे में मैंने बता दिया है ना। ये एक फैक्ट याद रखना कि मौर्योत्तर और गुप्त, है ना, इन सब काल के जो लेख हैं इनका प्रकाशन कार्पस इंक्रिप्शन ओनम इंडिकारम, ये इस जो ग्रंथ माला है इसमें किया है। क्या? कार्पस इंक्रिप्शन ओनम इंडिकारम, इसमें किया गया है ना, ठीक है। ये लैटिन वर्ड में लिखा हुआ है, ये लैटिन भाषा में, है ना, ये ध्यान रखना। सबसे पुराने अभिलेख, अब देखो अभिलेखों में ये कुछ चीजें याद रखना। सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिले हैं, याद रखना। सबसे पुराने अभिलेख देश के, क्या बोला, देश का, विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? बोगाज हुए अभिलेख। लेकिन भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं? हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिले हैं। कहां पर? धौलावीरा में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। फिर इसके बाद हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। क्यों? क्योंकि वो भाव चित्रात्मक में थे, है ना, हम अभी इनको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, है ना। सबसे पुराने अभिलेख, क्या बोला, सबसे प्राचीन अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो कौन होंगे? अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के शिलालेख हैं, याद रखना। इसको किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार क्या किया था? अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था 1837 में। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ठीक है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे। सबाजगढ़ी है, मनसेहरा है ना, गिरनार है, धौली है, कालसी है, जौगढ़ है, सोपारा है, रगुड़ी है, जूनागढ़ है, बहुत सारे अभिलेख हैं, है ना। हम इसकी अगर एक लिस्ट तैयार करें तो इतना सारा कि मत पूछो। वृहद शिलालेख हैं, करीब 14 वृहद शिलालेख हैं। लघु शिलालेख है बहुत सारे, मस्की वाला है ना, ठीक है। तो आप पढ़ते भी हैं कि भाई अशोक कि कौन से शिलालेख में उनका नाम अशोक मिलता है। तो एक कोड रहता है ना, MGNU, है ना, मजनू मैं इसको कहता हूँ। मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगुलम, इन चार स्थानों पर जो अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम मिलता है ना। ये चारों जो है ना, इस लघु शिलालेख है। मस्की कहाँ है जी? कर्नाटक में है। गुर्जरा जो अभिलेख है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, गुर्जरा में, मध्य प्रदेश में है। और नेट्टूर जो है ये भी कर्नाटक में है, और उदयगुलम भी कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए, अब कुछ और अभिलेख हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया है मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली जो स्तंभ लेख है ना, ये कहाँ? दिल्ली में से प्राप्त है, कुतुब मीनार के पास। अब अगर आप कुतुब मीनार जाते हैं तो वहीं पर एक, है ना, विष्णुपद पहाड़ी है ना, वहीं पर ही, है ना, उस वहीं पर आपको देखने को मिलता है कौन सा? मेहरौली स्तंभ। एक स्तंभ है ना, पोल गड़ा हुआ है लोहे का, है ना, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? मेहरौली स्तंभ लेख कहा जाता है। किसका है जी? याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। और उसमें क्या है जी? चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों का वर्णन है ना। इसके अलावा उसके सिंधु के 7 युद्धों के बाद, है ना, बाल्टिकों पर, बाल्टिक जो देश है ना, उनके उन शासकों पर विजय के बारे में भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। अब देखो, ये महत्वपूर्ण क्यों है, इतना विशिष्ट क्यों है? कि देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय का यह जो अभिलेख है ना, ये इतना प्राचीन है ना, लोहे का है, फिर भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगे हैं, है ना, ठीक है। ठीक, तो इसीलिए धातु विज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण है कौन? आपका
मेहरौली स्तंभ लेख, ठीक है, लौह स्तंभ लेख। फिर उसके बाद है प्राक प्रशस्ति, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि समुद्रगुप्त की है, गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। काव्य शैली में है, ये ध्यान रखना है आपको, हरिसेन द्वारा ये रचित है। फिर है बौद्ध स्तंभ लेख। बौद्ध स्तंभ लेख जो है इसे भरुत स्तंभ लेख भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? भरुत भरुत लेख भी कहते हैं। कहां से प्राप्त हुआ है? भरुत से प्राप्त हुआ है। फिर भरुत कहाँ है जी? तो मध्य प्रदेश में है ना। किसका है? तो राजा वासुदेव का है। किसका है? राजा वासुदेव का है। किस काल का है? तो शुंग काल का है। किस काल का है? शुंग वंश के काल का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब भाई शुंग काल का है तो शुंग वंश की जानकारी के प्रारंभिक स्रोत है इसमें, ठीक है। फिर है मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख, भाई मथुरा कहाँ? यूपी में है। इसका है चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, ठीक है, इसे कहा जाता है ना, ठीक है। गुप्तकालीन, ठीक है, क्या? गुप्तकालीन यह अभिलेख है ना, ठीक है। और आपको पूछेगा कि बताइए गुप्त संवत का पहली बार वर्णन, क्या गुप्त संवत का पहली बार वर्णन किस अभिलेख से हमको मिलता है? तो भाई मथुरा स्तंभलेख जो किसका है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है ना, ठीक है। इसमें पहली बार क्या गुप्त संवत का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, 219 220, है ना, 219 220 ईस्वी करके, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या है कि भाई देखो यहां से ये भी पता चलता है कि गुप्त जो है वैष्णव धर्मी थे, है ना, खासकर, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में पता चल रहा है कि ये क्या था? वैष्णव धर्मी था, है ना, ठीक है। इसके अलावा महेश्वर समुदाय के आचार्य थे उदिताचार्य, उनका भी वर्णन इसमें देखने को आपको मिलता है मथुरा स्तंभ लेख में। फिर है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ जो लेख है ना, ये आपको मिला है बेसनगर। बेसनगर वर्तमान की विदिशा जिले को बेसनगर कहा जाता था उस समय, है ना। किसका है जी? तो हेलियोडोरस का है ना। किसका है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कौन है? एक क्या था? राजदूत था, ठीक है। कौन? हेलियोडोरस। वो यहाँ पर आता है और, है ना, ठीक है, बहुत प्रभावित होता है किससे? भागवत धर्म से, ठीक है। किससे प्रभावित होता है? भागवत धर्म से, ठीक है, क्लियर है। भागवत धर्म से बहुत प्रभावित होता है कौन? आपका हेलियोडोरस। और भागवत धर्म अपना लेता है कौन? आपका हेलियोडोरस, ठीक है। तो हेलियोडोरस जो है इस इसका वर्णन आपको गरुड़ स्तंभ लेख में देखने को मिलता है। ये यवन राजदूत था, यूनान का राजदूत था, है ना, ठीक है। और इसमें, है ना, आपको, है ना, क्या देखने को मिल रहा है? भागवत धर्म के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भागवत धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हेलियोडोरस के क्या? बेसनगर अभिलेख से मिलती है, ठीक है, क्लियर है। शुंग काल का है, ये भी ध्यान रखना इसको। और शासक कौन है? भागभद्र, ठीक है, क्लियर। तो हमने अभी क्या देखा? बेसनगर अभिलेख, गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है। ठीक है, इसको ये चीज भी ध्यान रखना कि हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोडोरस स्तंभ, है ना, ठीक है। सांची से करीब 5 मील की दूरी पर ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। यमन राजदूत था, ये ध्यान रखना, है ना। और सुंग शासक थे भागभद्र, और, है ना, उसके दरबार में ये आया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हो जाता है कि बताइए, है ना, कहाँ का ये कौन था? क्या था? यमन, हेलियोडोरस, है ना, कहाँ का राजदूत था? तो यमन राजदूत जरूर था, है ना, लेकिन ये किस देश, ये कौन से क्षेत्र का राजदूत था? तक्षशिला का, है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि यह जो आपका हेलियोडोरस है, ये कहाँ का था? तक्षशिला का
गवर्नर था, ठीक, गवर्नर नियुक्त था, राजदूत था, ठीक, कहाँ का, तक्षशिला का, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरण स्तंभ लेख, एरण स्तंभ लेख जो है ये किसका है, समुद्रगुप्त का है ना। एक एरण लेख जो है आपको भानुगुप्त का भी देखने को मिलेगा, है ना। तो देखो ये एरण स्तंभ लेख का है तो समुद्रगुप्त का है ना, गुप्त काल का है। इसमें, है ना, समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी मिलती है और विदर्भी शैली में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। है ना। तो एरण जो है ना, यहाँ पर गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है ना। और एमपी में है एरण, है ना, ये ध्यान रखना आप। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है ना, समुद्रगुप्त से संबंधित है। और एक गांव है पहलेजपुर, वहां पर ये अष्टकोणीय क्या है, स्तंभ है, जिसमें आ, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसको है ना, उत्कीर्ण करवाया किसने, समुद्रगुप्त ने, है ना, ठीक है। ठीक, अच्छा, एरण में दो अभिलेख प्राप्त हुए, एक तो समुद्रगुप्त का ही मिला ही है ना, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको शिलापट मिला है, किसका, एरण अभिलेख मिला है भानुगुप्त का। और उस भानुगुप्त का जो शिलापट में वर्णन है, उसमें पहली बार सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य देखने को मिलता है। याद रखना, अगर आपको पूछा जाए, है ना, कि भाई सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य, है ना, पहली बार कहाँ मिले, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अभिलेखी साक्ष्य क्या है ना, और साहित्यिक साक्ष्य क्या है। देखो, एरण जो अभिलेख है ये बुद्ध गुप्त से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। और इसमें पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य देखने को मिलता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अभिलेखी साक्ष्य, क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिला पहली बार, तो एरण अभिलेख में मिलता है। और साहित्यिक साक्ष्य अगर बोले तो महाभारत में देखने को मिलता है। सती प्रथा के साहित्यिक साक्ष्य पहली बार महाभारत में देखने को मिले। और सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य है जो है वो एरण अभिलेख। सती प्रथा क्या थी, जब पति की मृत्यु हो जाए और स्त्री जो है ना, ठीक है, वो सांसारिक मोह माया को त्याग कर, है ना, अपने पति के साथ क्या स्वर्ग गमन चाहती है, तो अपने पति की चिता पर क्या करती है, लेट जाती है ना। इसको जौहर का भी आप रूप दे सकते हैं, जौहर भी कह सकते हैं। तो पति की चिता पर लेट जाती है, तो है ना, इसे सती होना कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाद में इसको बहुत जगह आपको देखने को मिलता है कि बाद में ये फोर्सबली भी कराया जाना चालू हुआ था, ठीक है। चलिए, तो एरन अभिलेख से ये जानकारी मिलती है ना, ठीक है। और गाजीपुर से, सॉरी, आपका मध्य प्रदेश से ये मिला हुआ है ना। इसमें भगवान विष्णु, है ना, ठीक, का वर्णन आपको देखने को मिलता है। खासकर चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण देखने को मिलता है ना, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। ध्वज स्तंभ निर्माण प्रक्रिया का वर्णन भी है ना इसमें, है ना। सप्ताह के दिनों के नाम का प्रारंभिक प्रयोग भी आपको एरण स्तंभ लेख में देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा इसके अलावा भीतरी स्तंभ लेख है ना, कौन सा, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक। भीतरी जो स्तंभ लेख है ना, ये जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश, है ना, वहां से प्राप्त हुआ है भीतरी स्तंभ लेख।
और ये गुप्त काल संबंधित है ना। इसमें क्या है, हूणों के आक्रमण का वर्णन है, ठीक है। फिर बिहार स्तंभ लेख है, बिहार शरीफ पटना से प्राप्त हुआ है। बिहार शरीफ एक जिला है पटना का, सॉरी बिहार शरीफ एक स्थान है ना, जो पटना में स्थित है ना। और यहाँ भी गुप्त काल संबंधित चीजें हैं, और अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन देखने को मिलता है इस स्तंभ लेख में, है ना, ठीक है। फिर है भिलसट स्तंभ लेख। भिलसट जो है एटा जिला, है ना, एटा यूपी में यहाँ से प्राप्त हुआ है ना। कुमार गुप्त प्रथम का यह शिलालेख है ना, गुप्त का संबंधित है। और आपको महत्वपूर्ण क्या है इसमें, गुप्त सम्राटों की वंशावली, है ना, गुप्त सम्राटों की वंशावली आपको किसमें देखने को मिलती है, तो भिलसट स्तंभ लेख में देखने को मिलती है। किसका है जी, कुमार गुप्त प्रथम का है। अच्छा, कार्तिकेय मंदिर का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है आपको। फिर है एरण स्तंभ लेख। मैं बोला कि एरण में बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, अभिलेख। मैं बोला ना कि भाई एक शक शासक श्रीधर वर्मन का है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का है, बुद्धगुप्त का है, भानुगुप्त का है, पूर्ण शासक तोरमण का है ना। ये इतने सारे बहुत सारे एरण में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो एक और एरण जो दूसरा शिलालेख है वो भानुगुप्त का है ना। और ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज क्लियर करिएगा, ये बुद्धगुप्त वाला अलग है और भानुगुप्त वाला है। भानुगुप्त वाला जो है इसमें सती प्रथा का साक्ष्य आपको देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि उसका एक सेनापति था गोपराज। गोपराज एक सेनापति था किसका, भानुगुप्त जो गुप्त शासक था। तो वो जब सेनापति युद्ध में मारा जाता है ना, गोपराज, है ना, तो उसकी पत्नी जो है वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो इसका प्रथम वर्णन आपको एरण स्तंभ लेख से देखने को मिलता है ना, किसके, लेकिन भानुगुप्त के, ठीक है। फिर तालगुंडा स्तंभ लेख। तालगुंडा स्तंभ लेख जो है शिमोगा, मैसूर, कर्नाटक से मिला है। ये है ना सरमन, शांति सरमन और मयूर सरमन से संबंधित है, गुप्त काल का ही है ना। और ये किन शासक हैं, ये कौन से हैं, मयूर शर्मन और शांति शर्मन कदम्ब शासक है। कौन है, कदम वंश के शासक है। क्लियर है। फिर अपन पहुंचते हैं साहित्यिक स्रोत की ओर, है ना। अब यहाँ से आपका अभिलेख ही स्रोत खत्म हो गए, और बहुत सारे अभिलेख हैं। जैसे आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई राजा वासुदेव हैं, उनका भरुत स्तंभ लेख है, भरुत से प्राप्त हुआ है, सुवंश का प्रारंभिक स्रोत है वो, है ना, ठीक है। आ, ठीक, अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, है ना, ठीक है। चोल नरेश परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख है। स्थानीय स्वशासन की प्रथम जानकारी आपको चोल नरेश परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर से मिलती है। सप्तकर्णी प्रथम का नाना घाट अभिलेख है, जिसमें उसकी पत्नी नागनिका के बारे में वर्णन देखने को मिलता है ना, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख है ना, लेकिन जितना मैंने अभी बता दिया वो मोर देन सफिशियंट है। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, देखो, जिन इतिहास के तथ्यों की जानकारी हमको साहित्य के माध्यम से, यानी लिखा पढ़ी में कहीं पर लिखा हुआ है ना, किताबों में, है ना, और कहीं पर है ना, ठीक है, तो उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत कैसे होते थे कि भाई पत्र व्यवहार हो रहा है। पत्र व्यवहार किसके माध्यम से होता था, भोजपत्र होते थे, ताड़ पत्र होते थे, ताम्र पत्र होते थे, पांडुलिपियां होती थी, ये सब साहित्यिक साक्ष्य है ना। कई बार आपको मेष चर्म, है ना, ठीक है, नहीं, चमड़े, भेड़ की चमड़े पर भी, और लकड़ी के छिलफा जो होता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं हम, है ना, काष्ठ फलकों पर भी आपको देखने को मिलता है ना। बाद में आपको किताबों में भी देखने को मिलता है ना, ठीक है। अब इसको अलग अलग बांट के पढ़ा जाता है कि भाई धार्मिक साहित्य और क्या, आपके लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपके ब्राह्मण साहित्य आते हैं, जिसमें वेद पुराण, है ना, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले अगर हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करें तो वो कौन है, वेद है ना।
अब देखो इसमें भी कौन कौन से हैं, श्रुति है और स्मृति है, दो तरह के हैं, है ना। क्या साहित्यिक साक्ष्यों में भी दो तरह के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। क्या है जी, एक श्रुति है और दूसरा क्या है, स्मृति है। श्रुति किसको कहते हैं, तो भाई जो वेद ईश्वर की वाणी है ना, उसको प्रथम साक्ष्य के रूप में सुनकर जस का तस वर्णन कर दिया गया, वो श्रुति कहलाया। बाद में स्मृति के आधार पर, यानी जो उन्होंने सुना था बाद में सोचा, है ना, स्मृति के आधार पर सोच सोच कर बाद में और एडिशनली उसको व्याख्या किया, वो स्मृति कहलाए। श्रुति जो है प्राथमिक ब्राह्मण साहित्य है, ये ध्यान रखना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, श्रुति में वेद हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद, ये क्या है, श्रुति ग्रंथ है। तो देखो वेद, वेद कितने हैं, चार। कितने वेद हैं, चार। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद के अपने उपवेद हैं, है ना। तो जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या, ऋग्वेद का उपवेद है कौन, आयुर्वेद। ठीक है, क्लियर। और इसके रचयिता कौन है, धन्वंतरी है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र संबंधित है ये आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में किसका वर्णन है, तो स्तुति गान है ऋग्वेद में, है ना। स्तुतियों का वर्णन है ऋग्वेद, स्तुति मंत्र है ना। ठीक है, ऋग्वेद में। फिर यजुर्वेद है, यजुर्वेद जो है ना, इसमें क्या है, यजुर्वेद में भाई यज्ञ जो करते हैं उनके तरीकों का वर्णन है यजुर्वेद में, है ना। इसका उपवेद कौन सा, धनुर्वेद, युद्ध कला के बारे में जानकारी मिलती है धनुर्वेद से। फिर सामवेद, सामवेद जो है ये गायन से संबंधित है ना। ये कैसी उसमें है, कैसी शैली में है, तो ये पद्य शैली में है, पद्य माने गायन शैली में है। ठीक है, ऋग्वेद के जो जितने भी मंत्र थे उनको गायन शैली में इसमें मोस्टली जस का तस रख दिया गया है। ठीक है, इसका उपवेद कौन सा है, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद किससे संबंधित, कला और संगीत से संबंधित है। इसको कनेक्ट करके रखना, ध्यान रखना। ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का धनुर्वेद हो गया, सामवेद का गंधर्ववेद हो गया। अथर्ववेद चौथा वेद और अंतिम वेद, है ना। ठीक है, ये किससे संबंधित है, चिकित्सा, है ना, जादू टोना, इससे संबंधित है अथर्ववेद, है ना। और इसका उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद जो है ये भवन निर्माण कला से संबंधित है ना। कौन है शिल्पवेद के रचयिता, भगवान विश्वकर्मा। ठीक है, क्लियर है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम वेदों के बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे, कहां पर, जब आप ऋग्वैदिक काल देखेंगे। ठीक है, फिर हो गया, वही चीजें मैंने जो बताई यहाँ पर लिखित है। फिर अब देखो वेदांग क्या है, वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए, है ना, वेद की जो भाषा थी वो जटिल थी, तो वेदों को समझना आम व्यक्ति के लिए कठिन था, तो उसके लिए वेदांगों की रचना की गई। क्या की गई, वेदांगों की। वेदांग कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, वेदों को अगर समझना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वेदांगों को पढ़ना पड़ेगा। कितने प्रकार के हैं, तो 6 हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठवां है ज्योतिष, है ना। अगर आपको शुद्ध उच्चारण जानना है वैदिक शब्दों का तो शिक्षा में है। अगर आपको कर्म कांडों का ज्ञान हो करना है तो कल्प में है ना। ठीक है, व्याकरण में रचना, है ना, सही क्रम, है ना, उपसर्ग प्रत्यय, है ना, धातु, इन सभी का ज्ञान व्याकरण में है। निरुक्त जो है इस शब्दों की व्युत्पत्ति संबंधित है ना। और भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है किसको, निरुक्त को। किसके द्वारा रचित है, यास्क के द्वारा रचित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, इन सब पर हम लोग और बहुत डिटेल से चर्चा करते हैं जब इतिहास हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें बताया गया कि किसको नाक कहा गया है, किसको मुख कहा गया है ना। वेदों का मुख किसे कहा गया है ना। ठीक है, वेदों का हाथ किसे कहा गया है, वेदों की कान किसे कहा गया है, ये सब हम इसमें चर्चा करते हैं जब आप इतिहास को और डिटेल से पढ़ते हैं। किस काल में, वैदिक काल में। ठीक है, तो भाई, है ना, निरुक्त यास द्वारा रचित भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। फिर आता है आपका छंद। छंद जो है ना,
ये वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वृहति का प्रयोग किया जाता है ना, इसमें छंद में। ठीक है, फिर अंत में ज्योतिष, है ना, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष माने खगोल विज्ञान से संबंधित है ना, कौन आपका ज्योतिष। ठीक, तो देखो ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, शिक्षा को नाक कहा गया, उच्चारण संबंधित है, व्याकरण को मुख कहा गया है वेदों का, है ना, निरुक्त को कान कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, मापन संबंधित है ना, छंद को क्या कहा गया है, पैर, जिसमें ऋचा और मंत्र है ना। अच्छा, और इसी क्या आपका व्याकरण संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाणिनि की अष्टाध्यायी, सबसे विख्यात है संस्कृत का, है ना। अगर आपको व्याकरण जानना है तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ठीक, उसके बाद है ना, वेदों के बाद जो और स्रोत हैं, है ना, ब्राह्मण साहित्य में, वो है महाकाव्य। महाकाव्यों में आप किसके बारे में देखते हैं, कौन कौन से है जी महाकाव्य, तो महाभारत है, रामायण है, ये सब क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, तो महाभारत किसके द्वारा रचित है, व्यास जी के द्वारा रचित है ना, महर्षि व्यास के द्वारा, है ना, क्लियर है। इसमें जब 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा गया, फिर जब 12,000 श्लोक हुए, है ना, ठीक है, तो सॉरी 24,000 श्लोक हुए, है ना, तो इसे कहा गया भारत। और जब इसमें 1,00,000 स्तोत्र हो गए तो इसे महाभारत कहा गया, इसका महाकाव्य को, है ना। और इसको सप्तसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसी इसके अलावा आपका रामायण भी है, और रामायण के जो रचनाकार हैं वो कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, क्लियर। और जब इसमें 6,000 श्लोक थे रामायण में, है ना, उसके बाद फिर 12,000 हुए, फिर 24,000 हुए, है ना। ठीक है, रामायण। ठीक है, ठीक। अच्छा, जब आप कल्प पढ़ते हैं ना, तो कल्प में कर्मकांड संबंधित है, अनुष्ठान संबंधित है, तो उसमें ना 3 प्रकार के, है ना, आपको देखने को मिलते हैं संस्कार। 3 प्रकार के सूत्र देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, शूल सूत्र, ग्रह सूत्र और स्रोत सूत्र, है ना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके अलावा जब आप वेद पढ़ते हैं, वेदांग पढ़ते हैं, तो उसमें जात कर्म है, जन्म अनुष्ठान है, नामकरण है, इन सब के बारे में भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये जात कर्म है ना, नामकरण है, उपनयन है, विवाह है, ये जितने भी संस्कार हैं, ठीक है, ठीक है, इसका वर्णन जो आपको कहां पर देखने को मिलता है, ग्रह सूत्र में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, ग्रह सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो ग्रह सूत्र जो है व्यक्ति और परिवार संबंधित कर्म कांडों का वर्णन है। स्रोत सूत्र जो है वो मानव जाति कल्याण संबंधित कर्म कांडों का वर्णन है। असूल सूत्र में यज्ञ वेदी का निर्माण बताया गया है आपको। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आगे देखते हैं, है ना। अब देखो, जब सूल सूत्र पढ़ोगे, है ना, तो यज्ञ वेदी का विधान, यज्ञ वेदी निर्माण का विधान है, तो उसमें ज्यामितीय और गणितीय अध्ययन ये आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अब देखो, इसके बाद आप ब्राह्मणोत्तर साहित्य देखेंगे तो बौद्ध धर्म संबंधित साहित्य आपको सबसे पहले मिलेंगे, है ना। तो बुद्ध की अब देखो, जब ब्राह्मण साहित्य पढ़ोगे ना,
तो आपको पता चलेगा कि भाई बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है ना। ठीक है, क्या बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक, तो भाई वहां पर आप क्या पढ़ोगे, तो वहां पर देखो कि बौद्ध धर्म संबंधित जातक कथाएं हैं, है ना, उनके धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, पिटकों के रूप में, त्रिपिटक जिनको कहते हैं, है ना। तो उसमें जातक जो कथाएं हैं उसमें गौतम बुद्ध के, है ना, पुनर्जन्म से संबंधित है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है नेट में पूछा गया था कि भाई गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले कितने पुनर्जन्म हुए थे। तो 550 से अधिक पुनर्जन्म हुए थे गौतम बुद्ध के, है ना। उन्हीं पुनर्जन्मों की कथाओं का वर्णन किसमें है, जातक कथाओं में है ना, है ना। और उसमें आप अलग अलग निकाय देखोगे, है ना। ठीक है, इसमें आप जब पढ़ोगे ना, ठीक है, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण जब साहित्य देखेंगे, दिग्घ निकाय, है ना, मध्यम निकाय, है ना। ठीक है, वहां पर आपको ये देखने को, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन किसमें है, तो आपका आंसर होगा जातक कथाओं में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप जैन धर्म के बारे में देखेंगे, तो जैन धर्म की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में है, तो प्राकृत में है, जबकि बौद्ध की किस में है, पाली भाषा में ही, आपको ध्यान रखना है। पाली की में है, आपके बौद्ध धर्म की प्रचार भाषा थी। और प्राकृत किसकी प्रचार भाषा थी, जैन धर्म की प्रचार भाषा थी, है ना। कहाँ संकलित किया गया जैन ग्रंथों को, तो गुजरात में वल्लभी में संकलित किया गया। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आप लौकिक साहित्य देखेंगे तो उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है ना। इसमें बहुत बड़ी जानकारी मिलती है राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के बारे में, उस समय की, मौर्य काल की, है ना। इसके अलावा कालिदास गुप्त काल से संबंधित है ना। इसमें उनके नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम है ना। ठीक है, इन सब की जानकारी किसमें मिलती है, आपके लौकिक साहित्य में। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वार्तिकी कात्यायन है ना, कामंदक का नीति शास्त्र है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम है, पतंजलि की महाभाष्य है ना, है ना, मालविकाग्नि मित्रम है कालिदास की रचना, बुद्ध चरित है अश्व घोष का, है ना। ठीक है, मृच्छकटिकम है शूद्रक की रचना, है ना, प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली, है ना, ये भी रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। हर्षचरित का बाण भट्ट है, बाण भट्ट का हर्षचरित, सॉरी। बिल्हड़ की विक्रमान देव चरितम है, कल्हड़ की रास तरंगिणी है ना। ठीक है, पृथ्वीराज विजय रासो जानक की है, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर देव की है ना, गौड़वाहो है वागपति राज की, है ना। ठीक है, नागार्जुन का मध्यमका सूत्र है ना, हमीर काव्य है इसका, नम चंद्र सूरी का। ठीक है, तो ये बहुत सारी रचनाएं हैं जो किसमें आती हैं, आपकी लौकिक साहित्य में आती है। इसके अलावा हम दक्षिण भारत के इतिहास का जो अध्ययन करेंगे तो उनमें बहुत सहायक होते हैं संगम साहित्य, है ना। संगम साहित्य जो है ना, ये संगम काल, है ना, जब क्या आपके आ, वहां पर पांड्य शासक थे, चोल शासक थे, उनके काल में ये रचनाएं हुई, साहित्यों का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका तोलकपियम, है ना, शिल्पाधिकारम, मणिमेखल्य, है ना, ये महत्वपूर्ण है ना, संगम साहित्य। ठीक है, जब आप दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब देखने को वापस से मिलेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम विदेशी विवरण में देखें तो यूनानी सबसे पहले भारत आए, है ना। तो सैंडोकेट्स जो था, है ना, जिसे हम सिकंदर कहते हैं,
ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था, है ना। तो सबसे पहले किसने, है ना, ईरानी आए, फिर यूनानी आए, है ना, आक्रमणकारी आए। ठीक, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद सैंडोकेट्स, जो है ना, उसके बारे में सिकंदर महान के बारे में वर्णन देखने को मिलता है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन देखने को मिलता है ना, किसमें, आपका मेगास्थनीज के इंडिका में, है ना। ठीक है, जो कौन था, मेगास्थनीज जो है ना, यूनानी राजदूत था, है ना। ठीक है, जो कहाँ आता है, भारत आता है ना। ठीक, चलिए। फिर है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है ना। इसने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा, स्टोरी का रखा। ठीक है, इतिहास को एक विषय के रूप में, है ना, स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, यूनानियों को जाता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके अलावा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है ना, टॉलमी की जियोग्राफी है ना। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं इतिहास के ऊपर। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, है ना, ये अज्ञात लेखक कोई, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, है ना, इसमें ये जो रोमन व्यापार था उसका इसने वर्णन किया था। इसके अलावा टालमी फिलाडेल्फस की जियोग्राफी है, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका है, ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है, जिसमें भारत और इटली के व्यापार का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यूनानियों के बाद आपको चीनी देखने को मिलेंगे, चीनी और तिब्बती। तो उसमें प्रमुख है फाहियान व हेनसांग। फाहियान सबसे पहले भारत आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काल में। और ये आता है, और उसकी किताब है फुको की, है ना, क्या, हो क्यों की, ये इसकी रचना है। किताब का नाम क्या है, फाहियान की हो क्यों की। इसमें उसने गुप्त काल की जितनी भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, उसका वर्णन किया है। ठीक है, कब आया था, 399 414 ईस्वी में आता है ना। ठीक है, हु क्यों की, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आता है, वेन सांग आता है। वेन सांग जो है ना, सॉरी, संगुयन आएगा। संगुयन आने के बाद वेन सांग आएगा। वेन सांग 629 ईस्वी में आता है, 645 ईस्वी में भारत से चला जाता है। करीब 15 वर्ष भारत में वो क्या करता है, भ्रमण करता है। क्यों आया रहता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो भाई वो अध्ययन के लिए आता है नालंदा विश्वविद्यालय में, है ना। 6 वर्ष तक अध्ययन करता है, कहा, नालंदा में। हर्ष के दरबार में भी रहा वो, हर्षवर्धन के काल में आया था। उस समय छत्तीसगढ़ में किसका शासन था, पांडु वंशी शासक, है ना, महासिगुप्त बालाजुन का शासन था। ठीक है, ठीक है, शीलादित्य की उपाधि, है ना, दी इसने किसको, हर्ष को, है ना। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग सभी जगह भ्रमण किया। इसको क्या कहा जाता है, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, शाक की मुनि भी कहा जाता है, और नीति का पंडित भी इसे कहते हैं, किसको, वेनसांग को, है ना, या यूएन चुआंग को। फिर आता है हुईली। हुईली जो है वेनसांग का फ्रेंड होता है, उसकी जीवनी लिखता है कौन, हुईली। फिर आता है स्टिंग। स्टिंग जो है ना, इसने बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन करने आता है। और ये अपने साथ जो त्रिपिटक है ना, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म, आपका वीरा पिटक, सुत्त पिटक, है ना, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ये लेके गया था, कौन, इत सिंह। ठीक है, फिर मातवेनली आता है ना, हर्षवर्धन के काल में, है ना। और उसके बाद कौन आता है, चाउजू कुआ, है ना। ठीक है, क्लियर। फिर आपको अरब यात्री देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें सुलेमान है ना, अल मसूदी है ना, अल बरूनी है। अल बरूनी जो महमूद गजनवी का समकालीन था, इसने तहकीक हिंद या किताब उल हिंद की रचना की। एक इब्न बतूता है। इब्न बतूता की रचना है कौन सा, रेहनला, है ना, मोरक्को देश का निवासी था। इसके बाद यूरोपीय यात्री आते भी हैं आपको, है ना, यूरोपीय यात्री भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये सब
जो है मिलकर, है ना, क्या है, साहित्यिक स्रोत बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही है ना, इससे और भी चीजें आगे हैं, है ना, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो इतिहास के स्रोत में है उसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इतिहास का वर्णन चालू करेंगे, और इतिहास का पहला अध्याय, है ना, जहां से स्टार्ट होता है ना, उसकी चर्चा करेंगे। और वो कौन था? प्रस्तर युग, यानी पाषाण काल, जब आदि मानव का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो आदि मानव के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में 8:15 लाइव। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो 8:15 पर 30 मिनट पर, है ना, नीचे दिए हुए आप जो क्लासरूम आईडी है उसका प्रयोग करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लाइव क्लासेस करनी है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।